नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस जर्नल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। ये आपके न केवल यूपीपीसीएस में बल्कि आने वाली किसी भी परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो चलिए, इसी तरह से हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक जानकारी के लिए पेड ग्रुप से इत्यादि कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी फ्री पिक्चर्स हो गया एग्जाम से रिलेटेड या फ्री क्विज हो गया या फ्री यूट्यूब ऐसे वीडियोस हो गए तो वो आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के अपने प्रश्न को क्या है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? पफ बॉल्स, शैवाल, लाइकेन या मॉस? तो इसमें से क्या है? इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है लाइकेन। क्यों? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं और लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो बड़े ही संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर ही पड़ता है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो अब समझ गए ना आप लाइकेन क्या होता है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आज का। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज, सोलर एनर्जी, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, बायोगैस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यानी कि पेट्रोलियम है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत। तो देखिए अब इसमें बात आई अनवीकृत ऊर्जा की, तो पहले समझिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगी अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर पहले आप बताइएगा ऑप्शन में, मतलब कमेंट बॉक्स में, कि ये तो पेट्रोलियम हो गया एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत, और कौन कौन से ऐसे अनवीकृत ऊर्जा के स्रोत है पेट्रोलियम के अलावा। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। सौर, पवन, ज्वरीय, पनबिजली ऊर्जा तथा बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। अब हम समझते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। पौधों के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। स्पष्ट हो गया है दोनों में डिफरेंस। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? संस्थान दिया गया, एक तरफ उसकी अवस्थिति यानी कि इंस्टीट्यूट और लोकेशन दिया गया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है? ये नैरोबी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर? भोपाल में। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा। इसके बाद टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो यही यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है जो पूरी तरह से मैच नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय शस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा में नहीं है। तो फिर कहाँ है ये बांदा में नहीं बल्कि झांसी में है। क्लियर है? चलिए इधर मैं लिख दूं क्या इसको? चलिए लिख देती हूँ यहाँ पर, ये बांदा में नहीं बल्कि झांसी में है। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? यहाँ पर रामसर स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील और सुरिनसर मानसर झील। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि सुरिनसर मानसर झील जो है वो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसे समझिए, यहाँ पर जो सुरिनसर मानसर झीलें हैं वो देखेंगे आप कहाँ पर है। अगर उत्तर प्रदेश में नहीं है तो वो जम्मू कश्मीर में है। और आप देखते हैं कि रामसर स्थल, जो रामसर सम्मेलन हुआ था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से ये संबंधित था। और रामसर ईरान में अवस्थित नगर है।
2 फरवरी 1971 में। कब? 2 फरवरी 1971 में आप देखते हैं कि इसमें ये जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर? रामसर के ईरान में जो नगर अवस्थित है वहाँ पर हुई थी। और इस कन्वेंशन की नींव पड़ी थी कब? 1971 में। वर्ष 1975 में पूरी तरह से इसको क्रियान्वित किया गया था और 1971 में इसकी नींव रखी गई थी। क्लियर हो गया है? अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में, ध्यान दीजिए, भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं और नवीनतम कौन सी है इसमें से। ठीक है, रामसर स्थल कितने हैं और नवीनतम अभी कौन कौन से इसमें और जुड़े हैं, आप बता सकते हैं क्या हमें? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं, हमें सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ आपके बायोस्फीयर है, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन है, इनकी जैव मंडल, उनकी अवस्थिति है। तो सिमलीपाल के आगे यहाँ पर उत्तराखंड दिया गया है, पंचमढ़ी के आगे मेघालय दिया गया है, नंदा देवी के आगे मध्य प्रदेश, नोकरी के आगे उड़ीसा दिया गया। यहाँ पर उनके कोड्स दिए गए हैं। तो अब देखना है इसमें से सही मैच करना है, कौन कौन से सही हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। समझिए कैसे। देखिए सिमलीपाल का क्या हो जाएगा? उड़ीसा में अवस्थित है ये। इसके बाद आप देखेंगे कि पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नंदा देवी आप देखते हैं कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। और नोकरेक मेघालय में। समझ आ रहा है ये? तो इस तरह से कुछ इसका मिलान होगा। इस तरह से देखिए मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो स्पेशली बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क, और इस तरह की कई चीज़ें जो है आपको देख के समझनी होगी कि कहाँ कहाँ पर इनका जो है एग्जैक्टली लोकेशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोवी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान और चीन। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन सी यानी कि जापान में अवस्थित है। नोवी और कांतो मैदान जो है वो जापान देश में अवस्थित है। चलिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? फ्लाई ऐश पॉल्यूशन की बात पूछी गई है। कैसे होता है? कॉस्ट वाई है, तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, ताप विद्युत संयंत्र से या खनन से होता है। देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होते हैं। देखिए फ्लाई ऐश कोल के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है। इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं और कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म पाउडर से जीवों में श्वसन संबंधी रोग भी हो जाते हैं। क्लियर है? और आप देखेंगे कि ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। आप तो नहीं भूलेंगे ना फ्लाई ऐश के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न है आज का हमारा। यहाँ पर कार्बन क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को जानना है हमें। अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और G8 समिट, हेलीजेंडम। तो इसकी अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी कार्बन क्रेडिट की? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल आया तो हमें जानना होगा भाई इसकी अवधारणा जब इसमें उत्पन्न हुई थी तो क्या है ये क्योटो प्रोटोकॉल, वो समझते हैं। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह के उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर 1 कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। क्लियर हो गया है? और समझिए इसको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार ही किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इसकी अवधारणा उत्पन्न हुई थी। चलिए आगे देखते हैं अब हम। इको मार्क। ठीक है, इको मार्क प्रतीक जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयातित सामग्री से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से इको मार्क संबंधित है। तो अब ये इको मार्क क्या होता है हमें ये समझना होगा। ये तो पता चल गया कि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है। देखेंगे कि इको मार्क जो है वो प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। ये प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा 1991 में दिया जा रहा है। 1991 से इसको दिया जा रहा है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या महाराजगंज। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि महोबा। तो विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? महोबा में। चलिए आगे देखते हैं। वर्षा में यहाँ पर क्या लिखा है? भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान यानी कि रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? पोर्ट ब्लेयर, जोरहट, तिरुवनंतपुर, इसके बाद आता है कोयम्बटूर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, जोरहट में, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जोरहट में है। और जोरहट मतलब यहाँ पर किस में है? असम की बात कर रहा है।
चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आज का हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मगरमच्छ प्रजनन योजना हो गया, परियोजना, हाथी परियोजना। तो पहले हम इनके ईयर्स देख लेते हैं, ये परियोजना या ये जो दिया गया है ये कब कब हुआ है। जैसे आप देखेंगे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में, हाथी परियोजना आप देखेंगे 1992 में, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973, यहाँ पर फिर आता है हमारा वन महोत्सव 1950। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। यही क्रम है ना, आप देखेंगे तो यही क्रम आपको मिलेगा। इस तरह से चीज़ों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं कि ये परियोजनाएं कब आई थी, और इस तरह से आपको क्रम में व्यवस्थित करना होता है। चलिए आगे देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है, भारत में अमार क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप हो गया, सुंदरवन हो गया और पंचमढ़ी हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, पहले ये समझते हैं हम कि क्या है। इस प्रश्न का तो उत्तर है भारत में अमार क्षेत्र। अब समझिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो देखिए कि जो हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मॉयर्स ने कब किया था, वर्ष 1988 में किया था। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में मॉयर्स के द्वारा किया गया था, नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन उसी के साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो रही हॉटस्पॉट की बात, बायोडाइवर्सिटी की। अब आप क्या हमें ये बता सकते हैं एक बार कि भारत में कितने हॉटस्पॉट अभी तक हैं, भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई, एक मैंग्रोव स्थल दिए गए, उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, यहाँ पर हिंदी में मिस्टेक दी गई है, तो इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। मैंग्रोव साइट जो है उसमें यहाँ पर उसके स्टेट्स दिए गए हैं, जैसे करेंगा क्या है, महाराष्ट्र दिया गया है, वेम्बांदा जो है, वेम्बनाड जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु में, पुलिकट कहाँ पर दिया गया, केरला। इसके बाद विक्रोली कहाँ पर दिया गया, आंध्र प्रदेश दिया गया उसका स्टेट। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसको देखते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कैसे, ये समझिए ज़रा, यहाँ पर इसको मैच करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए ABCD दिया गया है, उसके आगे इस तरह से लिखा है कि जो हमारा करेंगा है उसका जो स्टेट है, इस मैंग्रोव स्थल का स्टेट जो है वो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा वेम्बनाड है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, केरला होगा। ठीक है, इसके बाद पुलिकट का करेक्ट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा, और विक्रोली का महाराष्ट्र होगा। तो स्पष्ट हो गया है। चलिए इस तरह से देखेंगे आप तो चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। जब देखिए हिंदी में जब मिस्टेक दी गई हो तो एंड ऑफ द डे आपका इंग्लिश में ही जो क्वेश्चन होता है उसको माना जाता है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझेंगे और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो शायद बेहतर समझ एक डेवलप कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। अल्बर्टा, सस्केचेवान, इसके बाद मैनिटोबा और ओंटारियो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओंटारियो जो है वो एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उनके दिनांक दिए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ 3 मार्च, अर्थ 22 अप्रैल, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई, प्रेजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 अगस्त। तो इसमें से कौन से जो है वो सही सुमेलित नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका ओजोन परत का संरक्षण, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो गया, पर ये तो गलत है क्योंकि गलत पूछा गया है। तो ये कब होता है, 16 अगस्त को नहीं बल्कि यहाँ पर 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है आपके एकदम। आगे बढ़ते हैं अब हम, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देवरिया, झांसी, वाराणसी, गोरखपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये जो अनुसंधान संस्थान है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान वो झांसी में अवस्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महाराष्ट्र में ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, ये राष्ट्रीय उद्यान किस लिए इनको घोषित किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस वर्ष में स्थापित किया गया। 1972, 1976, 1980, 1988। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा IPCC है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा जो आइडेंटिफाई
6 प्रमुख हरित गृह गैसों में CH4 हो गया, CFC हो गया, N2O हो गया शामिल है इसमें, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड आप देखेंगे SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई हैं। और आप देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसें निम्नलिखित कौन कौन सी हो सकती हैं। वो होंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, SF6 हो जाएगा, NF3 आदि यहाँ पर हो जाती हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष की बात की, जो प्रत्यक्ष रूप से गैसें ये शामिल होती हैं ग्रीन हाउस गैसों में। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है आज का आपका। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, कैमूर, करतनिया घाट या कालेसर? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? कालेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और कालेसर ये कहाँ पर कह रहा है? हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? हरियाणा में है। आप देखेंगे कि इसमें जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह यूपी और बिहार में है, दोनों। कहाँ पर? ये जो कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वह यूपी और बिहार दोनों में है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कैमूर हमारा देखेंगे आप यूपी और बिहार दोनों में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, चलिए अब आप बता सकते हैं करतनिया घाट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, किशनपुर के बारे में दिया गया, क्या इनमें से कोई एक बता सकते हैं ये कहाँ पर अवस्थित है? ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बात की गई है यहाँ पर जीव अभयारण्य की, ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 3 राज्यों में फैला हुआ है? मानस, पंचमढ़ी, अगस्त्यमाला, नीलगिरी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नीलगिरी में। देखिए, अब यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व आया है, तो हमें जानना है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो एडवर्ड सुएस ने किया था, और शुरुआत में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में पहली बार रेमंड F दास मैन ने 1968 में अपनी जो पुस्तक थी अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। बाद में आप देखेंगे 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में उन्होंने दिया था, और इसके बाद जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से बदलकर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम WG रोसेन ने इसका प्रयोग किया था। और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नीलगिरी है, और ये मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था। चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कब पारित किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1986 में किया गया था इसको पारित। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो एक कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है हमारा, जो टाइगर रिजर्व है उसका ये हिस्सा है। तो क्लियर हो गया है। चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि यूपी में अपने कितने टाइगर रिजर्व हैं? उनके नाम नहीं बता सकते तो एटलीस्ट बता सकते हैं कि कितने हैं टोटल यूपी में टाइगर रिजर्व वगैरह। चलिए, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये आपकी 1984 में हुई थी। यहाँ पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कब हुआ था स्टेब्लिश? गुड़गांव में 1984 में। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? यहाँ पर दिया गया क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल या टाइम, यानी कि जलवायु, स्थल स्वरूप, पैतृक पदार्थ या समय। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि जलवायु जो है वो एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं होता है। यहाँ पर आपको देखिए, जब मृदा निर्माण के जो कारक हैं वो कौन कौन से, जैसे जलवायु हो गया, अवस्थिति हो गया, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि उच्चावच हो गया, इत्यादि जो है वो मृदा निर्माण के कारक यहाँ पर होते हैं। और कह रहा है जो निष्क्रिय कारक नहीं है वो इसमें प्रश्न ए का कथन ए हो जाएगा, यानी कि जलवायु हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है? वो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित भी करते हैं। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण आपको समझ आ गया किसकी बात कर रहा है? फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ, भूलेंगे नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कीटनाशक। ये जैविक यहाँ पर देखना है कि ये जैविक आवर्धन क्या होता है। यहाँ पर कीटनाशक तो पता चल गया, इस प्रश्न का उत्तर है भाई जैविक आवर्धन मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात यहाँ पर क्या कर रहा है, वो क्या है? तो इसको ऐसे समझिए
कि यहाँ पर प्रदूषण आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं और ऊतकों में जमा होते जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कहलाते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में, डाप्सन इकाई में या टेस्ला में? तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। चलिए हम इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए ये तो पता चल गया कि ओजोन परत जो हमारा होता है, ओजोन लेयर, उसकी मोटाई जो है किसके द्वारा? डाप्सन इकाई में मापी जाती है। लेकिन ये ओजोन परत क्या होता है ये समझिए। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि संताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। लेकिन ये परत के रूप में इसका सर्वाधिक जो संकेंद्रण है 50 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसका 10% जो ट्रेटोस्फीयर है वो क्षोभ मंडल तथा 90% स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि संताप मंडल में पाया जाता है। और ये परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। तो ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले एक बार और। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड कहाँ पर है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर, दिल्ली? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि नागपुर में अवस्थित है ये संस्थान। चलिए बीओजी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मापक क्या होता है? बीओजी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल में कार्बन पदार्थ का, जल में उपस्थित रोगाणु का, जल में अकार्बनिक पदार्थ का, जल में उपस्थित ऑक्सीजन का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर इसमें है कि देखिए इसमें क्या है कि कई जो है वो इस प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं। जो ऑप्शंस दिए गए इसको हमें कैसे समझना है इसको देखिए इसको इस तरह से थोड़ा डिटेल में हमें समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर तो दिया गया है जल में कार्बन पदार्थों का, लेकिन यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी जो ऑप्शंस है उसमें करेक्ट है। जैसे देखिए कि जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो जल प्रदूषण मापने की एक इकाई होती है। कार्बनिक और अकार्बनिक अवशिष्ट जो अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है और बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता भी है। कार्बनिक अवशिष्ट जैसे सीवेज हो गया, उसकी मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है और O2 का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ता जाता है और इसी के फलस्वरूप जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है यानी कि घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और O2 की मांग का बढ़ते अवशिष्ट की मात्रा में सीधा संबंध है। फिर आप देखते हैं इसमें क्या है कि जो बीओडी है उसका ऑक्सीजन मापक है, जहां उच्च बीओडी वहां पर निम्न डीओ होगा, यानी कि जहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी वहां पर डीओ कम होगा, मतलब निम्न होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी यानी कि घुले ऑक्सीजन वहां पर कम होगा। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो नेचुरल सोर्स कौन सा नहीं है? मृदा है, जल हो गया, वायु हो गया, बिजली हो गया। ये तो तीनों प्राकृतिक स्रोत है। ये क्या है जो है वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बिजली। चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? जैव निम्नीकरण, बेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन कमी, रिक्तता, यूवी किरणों से रक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, सौर ऊर्जा, जैव निम्नीकरण, पॉलीथीन। देखिए बायो डिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन डिप्लेशन है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेजेस यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों की बात कर रहा है। इकोसिस्टम, सोलर एनर्जी, बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन। ठीक है, आप पूछ रहे हैं इसमें से कौन ऐसा है जो सही से सुमेलित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर दिया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, सौर ऊर्जा की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि अब जैसे इसमें यहाँ पर ओजोन की कमी, रिक्तता दे रहा है, यूवी किरणों से रक्षा, ये तो गलत है यहाँ पर, और बाकी के ऑप्शन, तो ये सही क्या होगा, इसका करेक्ट क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर ये है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से देखिए यहाँ पर दिया गया कि जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। तो क्या पूछ रहा है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा आपका, यानी कि कवक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है? दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर इकोसिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा करेक्ट है जो वो हमें बताना है यहाँ पर। तो दोनों ऊर्जा का जो प्रवाह है और खनिजों का चक्रण, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
देखिए यहाँ तो ये पता चल गया पारिस्थितिक तंत्र क्या है, दोनों ऊर्जा का प्रभाव, खनिजों का चक्र। ये तो रही इस प्रश्न की बात। इसको इस तरह से समझिए कि पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी और पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया करके एक सजैव जैविक इकाई यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? फर्स्ट, यहाँ पर जब भी कुछ इस तरह से पहला पूछा जाए तो बहुत फोकस हो जाना है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश इन इंडिया, कल्पक्कम रावतभाटा नरौरा। इसके बाद आता है तारापुर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तारापुर में ये नाभिकीय पहला ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया इंडिया में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है। मरुस्थलीकरण जो है वो यहाँ पर एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन नहीं है। ठीक है, लेकिन सही में देखेंगे तो ये सारे ही हो सकते हैं, लेकिन इसका आंसर इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है, किससे संबंधित है? मौसम पूर्वानुमान से, आपदा प्रबंधन से, पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से, पर्यावरण कानून से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन से संबंधित है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है ये? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? जनपद चंदौली। कहाँ पर अवस्थित है? जनपद चंदौली में अवस्थित है ये। ठीक है, आगे देखिए क्या है अगला प्रश्न आपका। यहाँ पर वन्यजीव अभयारण्य और इसकी अवस्थिति दी गई है। ठीक है, पूछ रहा है कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। जैसे महावीर स्वामी अभयारण्य कहाँ पर है? ललितपुर में है, ये करेक्ट है। लाख बहुशी अभयारण्य कन्नौज में है। कैमूर अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है आपका? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। तो इसमें गलत कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर में नहीं बल्कि कहाँ है? इसको व्याख्या से समझिए। यहाँ पर किशनपुर जो वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में मैलानी के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। और देखें किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी जिले के भीरा शहर से 13 किलोमीटर दूर है। क्लियर हो गया है? चलिए, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? यहाँ पर तो टाइगर रिजर्व ऐसा कौन सा जो मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन ए यानी कि अमनगढ़ बाघ अभयारण्य में से अमनगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अब यहाँ पर बाघ अभयारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व आया तो हमें जानना होगा टाइगर रिजर्व क्या होते हैं। देखिए इसके लिए ना क्या शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अभी हमने ऊपर मैच द फॉलोइंग में पढ़ा था कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। क्यों? बाघ प्रजाति के विलुप्त होने की समस्या को देखते हुए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, जिसका उद्देश्य था बाघ को समाप्त होने से बचाना है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें अगला क्या प्रश्न है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और अर्धशुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न। पर्वतीय अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, ये भी करेक्ट है। ये एक पक्षी अभयारण्य है, ये भी करेक्ट है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है तो ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन हमारे यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा। भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया था? तो 2001 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा आज का। निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होनावर, मालपे या कोरेंगा? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा कोरेंगा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि मैंग्रोव जो क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है वो कौन से? कोरेंगा है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में अवस्थित है? तो होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, मोरीरी झील, इसके बाद बुलर झील आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित नहीं है, वो यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्या है हमारा। भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया था? तो इसमें आप बता सकते हैं कब लागू किया गया था? 2008 में यहाँ पर लागू इसको किया गया था। क्लियर है? चलिए, केंद्रीय औषधि और सगंध पौधा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ में अवस्थित है ये।
अगला है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन हमें चुनना है। राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से हमें ऑप्शन इसका करेक्ट चुनना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट है। इसको कैसे समझेंगे अब हम, देखिए इसको यहाँ पर कैसे समझना है कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए कई प्रकार की विधियां जो है वो अपनाई जाती हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाती है। तो क्या क्या होते हैं संरक्षित क्षेत्र, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, संरक्षण रिजर्व हो गया, सामुदायिक रिजर्व हो गया, ये सब उसमें किसमें शामिल होता है, ये आपको पता है संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के अंतर्गत ये जो चीज़ें हैं वो शामिल होती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। तो इसमें से कौन सा पारितंत्र है जो पूरी तरह से सही हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन सी यानी कि मैंग्रोव, घास के मैदान, झील और सागर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जीवाश्म ईंधन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। The second most important source after fossil fuels contributing of Indian energy needs is, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है हमें यहाँ समझना होगा। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है, एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना एक प्राकृतिक ईंधन है। ठीक है, और ये लगभग आप देखेंगे 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह जैसे ईंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी आदि के कार्यों में किया जाता है। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा आज का। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, या फिर जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, ओजोन की मात्रा से, क्लोरीन की मात्रा से जल में घुली, या जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि जल में घुली ऑक्सीजन मात्रा से। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसी में मैंने क्या बताया था कि आप ये अगर याद होगा, नहीं याद है तो उसको दोबारा सुन लीजिए कि जल प्रदूषण मापने की एक इकाई है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कार्बनिक अवशिष्ट घटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है, और बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने को भी दर्शाता है। यही चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई है। आपने अगर सारे अच्छे से वीडियो को देखा है तो आप समझ पा रहे होंगे इसको बेहतर। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत, प्रदूषक का मुख्य स्रोत कौन सा है। सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी या ताप विद्युत संयंत्र। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सड़ते हुए वनस्पति और यहाँ पर पशु पदार्थ हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई, भारतवर्ष में अधिनियमों के नियम और उनके नाम दिए गए और उनके वर्ष दिए गए, नेम ऑफ द एक्ट इन इंडिया और ईयर दिया गया है। जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि सही उत्तर कौन सा होगा। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, तो सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सारे कथन हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, ज्वरीय शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा, तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा, यानी कि ज्वरीय शक्ति जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो सही से सुमेलित नहीं है। बाकी के ऑप्शन सही से सुमेलित हैं, तो आप बता सकते हैं सही सुमेलित क्यों नहीं है। बाकी के ऑप्शन तो सही हैं पर ये सही सुमेलित क्यों नहीं है, ऐसा क्या है इसमें, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है। अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या सिंधु गंगा मैदान। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाते हैं। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं यहाँ दोबारा बता सकती हूँ, लेकिन आप मुझे देखिए इस तरह से बार बार चीज़ों को बताएंगे तो वीडियो और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो मैं बता चुकी, तो उसका रिपीटेशन क्यों करना। आप पूरी वीडियो को जेन्युइनली देख रहे होंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन आप यहाँ बताइएगा कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, ये शायद मैंने ऊपर पूछा है। यदि नहीं पूछा तो आप इसका उत्तर हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। क्लियर है, चलिए
मोनोक्लाइमेक्स जो एकल चरम है वो सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? इस प्रश्न का उत्तर है F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट, ये ऐसी रिपोर्ट्स बहुत पूछी जाती कि किसके द्वारा इनको जारी किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा जर्मन वॉच के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या ब्राज़ील? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का? नॉर्वे देश की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? देखिए, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है यहाँ पर, इसको समझना है हमें। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए भूमि, जल, वायु और आप देखते हैं कि एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, ये भी पर्यावरण से संबंधित है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी करेक्ट है। भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो संबंधित होते हैं, ये भी क्या है? पर्यावरण से अभिप्राय जो है वो तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या सामाजिक संसाधन? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। देखिए, बहुत बार ना आपसे पूछा जा सकता है, या पूछा भी गया है कि जैसे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके कई स्टेटमेंट दे देंगे और हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप देखेंगे क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे विकास जिसका मतलब होता है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यानी कि जिन चीज़ों का उपभोग हम अभी कर रहे हैं, भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी अगर उन सबका चीज़ों का उपभोग कर लेती है तो क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास होता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कौन सी है जो ऑक्सीजन की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसकी कार्बन चक्र की बात कर रहा है? कार्बन यहाँ पर किसकी बात करिए? कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल की यहाँ पर बात की। तो कार्बन चक्र क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, पृथ्वी के जो कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बात की गई कि कार्बन चक्र जो है वो वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखते हैं। वहीं आप इसको और इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ये अपने मूल रूप से ग्रेफाइट और हीरा में पाया जाता है, और यौगिक रूप से आप देखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि कार्बन चक्र क्या होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? सौर विकिरण का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में या नाइट्रोजन चक्र? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? वर्षा की मात्रा किस पर? वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? रेडॉन जो है वो नोबल गैसों में, जो रेडॉन है वो वायु में नहीं पाई जाती है। चलिए आगे क्या है? पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मीन्स क्या है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, परिस्थितिकीय भिन्नता के परिणाम स्वरूप, परिस्थितिकीय असंतुलन या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से संबंधित सारे ही कथन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। चलिए आगे है हमारा धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या है? इसमें आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात और आयात कर सकना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग के उसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे। देखिए ऑप्शन डी कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारा यूज्ड और यहाँ पर अनयूज्ड जो लैंड है उसकी यहाँ पर बात की गई है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण बनी रहे, यानी कि यूज ऑफ लैंड इन अ सच वे दैट इट्स क्वालिटी रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम।
पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। कब हुआ था ये पृथ्वी सम्मेलन आयोजित 5 कब हुआ था? 1997 में हुआ था। देखिए इसको इस तरह से समझिए, वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। ठीक 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया है, जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से हम जानते हैं। ये बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। ठीक है ना। तो एजेंडा 21 क्या है आप बता सकते हैं यहाँ पर कि एजेंडा 21 क्या था और ये कब लाया गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, चलिए बताइएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसको कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1958 नागपुर में स्थापित किया गया था। चलिए आगे, हमारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका है जिनेवा में अवस्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या नई दिल्ली में? तो ये कहाँ पर अवस्थित है? नैरोबी में अवस्थित है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका एम्स्टर्डम में अवस्थित है। इस तरह के जो मुख्यालय या फिर ये इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं, इनका मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से इनको रिवाइज करते रहिएगा। चलिए आगे क्या है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? व्हेन एनवायरमेंटल एक्ट फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब किया गया था आपका, यहाँ पर देखना होगा इसको। तो ये 1986 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस की यहाँ पर बात की जा रही है? वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। सही उत्तर, सही कोड क्या होगा? तो ये सारे ही ऑप्शंस जो हैं पर्यावरण बैलेंसिंग की यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, यहाँ पर पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति या शिक्षा नीति, सारे करेक्ट हैं इसमें। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। नीचे दो वाक्यांश दिए गए, कथन ए प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, कथन आर जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही होंगे यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण भी यहाँ पर करता है। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जलप्रिय पौधे यानी कि वाटर लविंग जो प्लांट्स हैं, उनका जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है और इसीलिए स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या है यहाँ पर? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मैंने इको मार्क ऊपर बताया है, आपने अगर जनरली पढ़ा है तो बताइए यहाँ पर इको मार्क क्या होता है, थोड़ा और डिटेल में मैंने ऊपर और बताया आपको। चलिए यहाँ पर कह रहा है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया एक मार्क, इको मार्क। यहाँ और क्या क्या है, ISI मार्क भी क्या है, वाटर मार्क यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, अभी मैंने बताया। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए एक ही शब्द से कितनी बार घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, इनको रिवाइज करते रहिएगा आप सभी लोग। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए या उपयुक्त सभी के लिए? यहाँ पर आप देखेंगे उपयुक्त सभी के लिए। नगरीकरण और औद्योगिकरण यानी कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। हरित विकास का लेखक है, अब बताइए कि हरित विकास का लेखक कौन है यहाँ पर? तो कौन है वो? WM अदाम्स है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम। ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो ग्रीन वॉश किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए, अब कल जैसे कि आपने देखा होगा, कल या फिर मैं ये कह सकती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, कल का मेरा कहने का संदर्भ ये था कि UPSC के एग्जाम में आपने देखा होगा कि ग्रीन वॉश से संबंधित एक प्रश्न आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसको समझते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर होगा पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अब आपने देखिए ये UPSC का भी बेसिकली एक तरह से क्वेश्चन है। अगर हम रिसेंट की 2022 की बात करें तो इसी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर हम क्या करते, जल्दी जल्दी स्क्रॉल किया, चलो हो गया। यहाँ पर देखिए सीधे क्वेश्चन आया कि ग्रीन वॉश इंगित करता है किसको? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करने से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है।
आप बता सकते हैं ये कब से इसकी शुरुआत की गई थी मनाने की, या फिर कब इसको लाया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इसको हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये प्राकृतिक संसाधन होता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? इकोसिस्टम जो है वो करेक्टली यहाँ पर मैच नहीं है। कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? इस प्रश्न का उत्तर है यह एक बंद तंत्र की बात कर रहा है, जबकि ये गलत है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न पढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए ये एक बंद तंत्र कह रहा है, इतनी सी बात बदल दी, जबकि अब देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन, ये देखिए इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर कथन दिया, कारण दिया गया है और अभिकथन यहाँ पर दिया गया है। जीव मंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण आर कहता है कि जीव मंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, लेकिन ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो अधोलिखित कूटों का हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि ए सही है और आर इसकी गलत व्याख्या करता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अब हम। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा इसमें? आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। क्लियर है? चलिए अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रम दिया गया है। इसका सही क्रम क्या होगा? जनसंख्या होगा, समुदाय होगा, फिर पारिस्थितिकी भूदृश्य होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जनसंख्या क्या फिर है समुदाय है, तो ढूंढे कहाँ पर है ये? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य जो है वो जैव मंडल एक जैविक संगठन का सही क्रम है। चलिए निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? जब इस तरह के प्रश्न है ना तो वन देखिए आर्टिफिशियल नहीं होता, ठीक है, तो इसमें से ये निकल जाता है। फिर आप देखते हैं इसमें से यहाँ पर आप देखेंगे कि वन निकल जाता है, घास के मैदान यहाँ से निकल जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। झील क्या है? प्राकृतिक है। पारिस्थितिक अब बस्ता क्या? धान की खेती। तो धान की खेती क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि राइस फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन और पर्वत। विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रहा है तो कौन से हैं? समुद्र हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वो सागर हो जाएगा आपका यहाँ पर। अभी ऊपर मैंने बताया है यहाँ पर कि सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा? सागर है। निम्नलिखित में से किस कार्य को पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव या वनारोपण। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लकड़ी काटना जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है। सभी भाई कॉमन सेंस की बात है, कटिंग वुड जो है वो पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ता है। हम सभी देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं हमारे पर्यावरण के। चलिए निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है यहाँ पर? औद्योगिक प्रबंधन से संबंध नहीं होता है यहाँ। चलिए आगे देखते हैं। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या होगा? यहाँ पर घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प होगा। क्या होगा? घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में से निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन एक और दो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चींटी और हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। यही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप बता सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता ये क्या होते हैं? यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? चलिए आगे देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों। तो खाद्य श्रृंखला में मानव कहाँ पर आता है? तो आप देखेंगे प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों में आता है मानव। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये खाद्य श्रृंखला से संबंधित मानव के संदर्भ में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन्स, इसके बाद समुद्री अपतरण, समुद्री आवृत बीजी और जलीय ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन जो टॉन्ग्स होते हैं वो समुद्री वातावरण में मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादक होते हैं। समझ रहे हैं आप? मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। किसकी बात कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स की बात कर रहा है। ये देखिए यहाँ ज़्यादा स्पष्ट हो गया ना, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक है? गाय, शेर, बाघ या हरे पौधे। तो यहाँ पर हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज ग्रीन प्लांट्स। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। जैविक और अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। कौन करते हैं बिचौलिए का काम? तो उत्पादक करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो है वो दे एक्ट एज मिडल मैन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड अबॉयटिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हमारे दोनों कथन ठीक है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए कैसे कि स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है और द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से होता है। ऊपर मैंने आपसे कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछा है, आप अगर उसका उत्तर देंगे तो यहाँ बेहतर समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए यहाँ पर एक तरफ माउंटेन्स मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, अबॉयटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम, रेनफॉल, ग्लोबल वार्मिंग दिया गया है। तो इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका हरे पौधे होगा, यानी कि हरे पौधे जो है पारिस्थितिकी तंत्र से सही तरह से सुमेलित है। देखिए यहाँ पर आप बताइए कि जो पारिस्थितिकी शब्द जो तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द है जो वो सबसे पहले प्रयोग कब और कहाँ किया गया था या किसने किया था? मैंने ऊपर बताया है आपको, लेकिन फॉर रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर पूछ रही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया था। चलिए पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। किण्वन के उत्सर्जित यहाँ पर क्या बात करें? हीट एमिटेड इन फर्मेंटेशन। और दूसरा है वनस्पति में संरक्षित शर्करा। ठीक है, वेजिटेबल सुगर्स और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोलर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक एनर्जी सोर्स की बात कर रहा है, प्राइमरी सोर्स, तो क्या होगा? सौर ऊर्जा होगा। चलिए आपका आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। ये बेसिकली यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। स्पष्ट हो गया है? चलिए इस वीडियो को इसी के साथ यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसी तरह से और भी हमारे इससे रिलेटेड पार्ट्स आएंगे जिसमें आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएंगे, बेहतर अभ्यास कर पाएंगे। इसलिए निरंतर जुड़े रहें हमारे चैनल से, तो और भी वीडियोस आपको इसके संबंधित इसके पार्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। इसी तरह से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय।